नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड लाए हैं। ठीक है, ये पार्ट थर्ड है, ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं। ठीक, इसमें पूरा पॉलिटी कवर किया जाएगा। जो हमारे पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हमारे हिस्ट्री के भी 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। क्वेश्चन ऑफ द डे जो आता है डेली, उसको आप ज़रूर देखिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए कि क्या वो क्वेश्चन आपको आता है। और ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं। इसी तरीके से अभी जो ये पार्ट थर्ड आ रहा है, इसमें क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अपना आंसर एक पेज पे या कहीं लिख लें या कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक, और जिसका नहीं पता हम आंसर देंगे उसका। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के द्वारा दिया गया है? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में पूरा आर्टिकल बेस पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आर्टिकल बेस पे क्वेश्चन होंगे, पार्ट्स बेस पे क्वेश्चन होंगे और शेड्यूल। तो आपको ये पहले पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है अटैम्प्ट। हाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48। तो आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको अटैम्प्ट करना है। यस, आपका सही आंसर है आर्टिकल 44। ठीक, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दिया गया है वो क्यों लाया गया था? वो इसलिए लाया गया था कि एक सबके लिए एक लॉ हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक रिलीजन कोई दूसरा लॉ फॉलो करता है, दूसरा रिलीजन कोई दूसरा लॉ फॉलो करता है। इसके लिए यूनिफॉर्म एक लॉ लाया गया था विद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, ट्राइब। ठीक है, और जैसे बहुत सारे पर्सनल लॉ बना के रखते हैं बहुत सारे रिलीजन, तो उसको हटाने के लिए था ये। ठीक है, तो आर्टिकल 46 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the constitution of India deals with the right to constitutional remedy? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो आपका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखें, आपने पढ़ा ही होगा। इसका आंसर है आर्टिकल 32। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्योंकि जब आपके फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में आर्टिकल 32 को दिया गया है, आर्टिकल 32 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है कि आपका कोई फंडामेंटल राइट अगर कोई भी आदमी ब्रीच करता है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन? कौन सा पार्ट सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेट करता है? आपका ऑप्शन है 15, 14, 12 एंड 10। आपको टाइम दिया गया है 10 सेकेंड का, आप सोचिए। यस, आपका सही आंसर है पार्ट 12। ठीक है, इसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन दिया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो हम आर्टिकल है 244 से 244A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल प्रोविजंस? कौन सा आर्टिकल फाइनेंशियल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 352, 356, 360, 361।
10 सेकंड का आपको टाइम है, सोचिए, देन उसके बाद आंसर दीजिए। तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या बताता है? ये इसमें क्या लिखा हुआ है? ये प्रोवाइड करता है क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविज़न। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविज़न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड? किस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में पंचायत की जो पावर है मेंशन्ड है? आर्ट शेड्यूल 8, 9, 10, 11। बताइए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 11। ठीक है, शेड्यूल 11 में ये पावर्स ऑफ पंचायत मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप इन इंडिया? इनमें से कौन से आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं? हाँ, आपको 10 सेकंड दिए गए हैं, उसमें सोचिए। और किस पार्ट में है ये भी आपको कमेंट में लिखना है, किस पार्ट में है ये। तो आर्टिकल कहाँ कहाँ से है? आर्टिकल, जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आर्टिकल 5 से 11 तक, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में लिखा है। तो आर्टिकल 5 से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट? किस आर्टिकल के अंदर में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है स्टेट्स को पार्लियामेंट के द्वारा? आर्टिकल 273, 274, 275, 276। आपका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 275 मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट। इसमें क्या है, पार्लियामेंट क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्टेट्स को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें पावर डिवाइड है यूनियन और स्टेट के बीच में? उसमें मेंशन्ड है, किस में मेंशन्ड है? शेड्यूल 4, 6, 7 एंड 9। आपका सही आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखें। यस, आपका सही है 7th शेड्यूल। ठीक है, पावर का डिवीजन किस में मेंशन्ड है? 7th शेड्यूल में। ठीक है, अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए कि आपको शेड्यूल कैसे याद करना है, पार्ट्स कैसे याद करना है, ठीक है, आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे याद करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक, उसकी एक ट्रिक दी जाएगी आपको, शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? किस आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 61। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब किस बेस पे हटाया जाता है, किस बेस पे इम्पीच किया जाता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो इनको इम्पीच किया जाता है। अब आपको एक बताना है, इनको इम्पीच करने के लिए पार्लियामेंट में कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है? स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, जो भी मेजॉरिटी है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये कह रहा है कि किस सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर में प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है या
आर्टिकल 141, 142, 43, 144। आपको टाइम मिल रहा है पूरा, सोच सकते हैं। तो आर्टिकल 143, तो ये है आर्टिकल 143 में बोल रखा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब ये कह रहा है पार्लियामेंट, कह रहा है आर्टिकल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट, मतलब ये कोई भी लॉ बना सकता है। किसके किसमें? स्टेट लिस्ट में। जबकि स्टेट लिस्ट तो स्टेट लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट कैसे लॉ बना सकता है? तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा आर्टिकल है इसमें ऐसा कर सकता है पार्लियामेंट। ये जब भी किया जा सकता है जब नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर टाइम आप कोई भी स्टेट लिस्ट का कोई काम है उसको पार्लियामेंट बनाए, तो ऐसा नहीं कर सकता, लेजिस्लेट नहीं कर सकता। ये नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई काम है तो बना सकता है। तो आर्टिकल 229, 230, 247, 249। आपका क्या आंसर है? यस, आपका सही आंसर है आर्टिकल 249। इसमें पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये कंडीशन है जब नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात होती है जब भी बना सकता है, ऐसा नहीं हर टाइम पे नहीं बना सकते, क्योंकि स्टेट अपना अलग लेजिस्लेचर का काम करता है। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मे कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसमें यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है इनमें से जिससे पार्लियामेंट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। किस आर्टिकल के अंदर में करता है? सोचिए, बताइए। यस, आर्टिकल 323 ए, आर्टिकल 323 ए में करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये बताओ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता क्या है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा से क्वेश्चन आया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इम्पीचमेंट होता है वो किस आर्टिकल के अंडर में होता है? आर्टिकल 61। तो इसमें इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है तो उसमें कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। अच्छा, ये बताइए, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के, मतलब माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 30। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को? आर्टिकल 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तब भी आपको बताना है कौन सा शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल है 11। ठीक है, 11 में ये मेंशन्ड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो मैंने बोला था कि अगर आपको शेड्यूल को याद नहीं रहते हैं तो आप एक बार कमेंट में लिखें कि आपको अलग से एक वीडियो चाहिए जो ट्रिक्स के थ्रू आपको याद रहेगा। तो राज्यसभा में सीट्स अलॉटमेंट किस शेड्यूल में बताया गया है? 3rd, 4th, 5th, 6th। यस, आपका सही आंसर है 4th शेड्यूल, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 4th शेड्यूल में क्या बताया गया है? अलॉटमेंट ऑफ द राज्यसभा सीट्स, कैसे अलॉटमेंट होता है, किस किस स्टेट से कितनी सीटें आएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
The provision for constitution of legislature in state is answered in which article of the Indian Constitution? ये कह रहा है provision of constitution of legislature in state is answered in किस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है? आर्टिकल 166, 168, 174, 197 और 153। यस, आपका 10 सेकेंड का टाइम है, बताइए। ये है आर्टिकल 168, ठीक है। ये किस में है? आर्टिकल 168 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एज ड्यूटी ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा किस पार्ट में मेंशन्ड है, किस चैप्टर में मेंशन्ड है? यस, आपको 10 सेकेंड मिल चुके हैं। इसका राइट आंसर है चैप्टर 4, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है चैप्टर 4, ठीक है। इन पार्ट 1 में लिखा हुआ है यूनियन एंड टेरिटरीज आर मेंशन्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट? इस कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो न्यू स्टेट बना सकते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस पार्ट में आता है ये, ठीक। तो इसमें आर्टिकल 3 में क्या है? सेंटर को अलाउ किया जाता है कि वो कोई न्यू स्टेट बना सकते हैं या न्यू स्टेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें ऑल्टरेशन ऑफ एरिया या बाउंड्री कर सकते हैं, मतलब बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। कोई भी स्टेट है, उसकी बाउंड्री ये है, तो वो चाहें दूसरी बाउंड्री को मर्ज कर सकते हैं या कोई दूसरी बाउंड्री बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स? इसमें बोल रहा है जो 6th शेड्यूल है, जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के उसमें आता है, ट्राइबल्स के में, तो इनमें से कौन सा स्टेट में वो अप्लाई नहीं होता है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, राइट आंसर है गोवा, ठीक है। बट इसमें 4 स्टेट आते हैं, तो उसमें से 4 स्टेट में से 3 तो दिए गए हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक स्टेट कौन सा है? एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर केप्ट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ पंचायत इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये पूछ रहा है कि जो 11th शेड्यूल है पंचायत वाला, उसमें कितने जुरिडिक्शन रखे गए हैं? 27, 28, 29, 30। आपका 10 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है। कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? ऑप्शन सी इज द राइट। तो इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर? कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट प्रोसीजर से डील करता है, मतलब किस आर्टिकल के द्वारा अमेंडमेंट होता है? आर्टिकल 268, 352, 356, 368। यस, आपका राइट आंसर है आर्टिकल 368, ठीक है। इसको कब कब अमेंड किया गया था? आर्टिकल 368 को कब अमेंड किया गया था? एक 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज गिवन? सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन किस पार्ट में मेंशन्ड है? ये आपका टाइम स्टार्ट होता है 10, 11, 12, 13। तो ये है 11th पार्ट में ऐसा मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू कितने
चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, तो ये डिवाइड किया गया था 22 पार्ट्स चैप्टर्स में, ठीक है। उस टाइम पे आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे, और शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे। अभी शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल्स provides that any law passed in violation of fundamental rights is void to the extent of such violation। इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वायलेशन होता है तो वो आर्टिकल उसको नल एंड वॉइड कर देता है? कौन सा आर्टिकल है? 12, 13, 14, 15 या 18? कमेंट सेक्शन में बताओ। यस, सही आंसर है आर्टिकल 13, ठीक है। जब कोई आर्टिकल वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो ये आर्टिकल उसको क्या है? नल एंड वॉइड कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फंक्शंस ऑफ। जो आर्टिकल 249 है, मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल का ही वीडियो है और चैप्टर्स वगैरह शेड्यूल वगैरह का है, ठीक है। किसी एक वीडियो में हम आर्टिकल्स, शेड्यूल एंड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे विद ट्रिक, ठीक है। तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये है आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फंक्शंस ऑफ। आर्टिकल 249 में क्या फंक्शन एसोसिएट है या क्या मेंशन्ड है? या कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, प्रेसिडेंट है, यूनियन लिस्ट है? तो प्रेसिडेंट तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इतना आगे तक प्रेसिडेंट तो नहीं पहुंच पाएगा। यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। यस, राइट आंसर है यूनियन लिस्ट। आर्टिकल 249 में क्या है? स्टेट लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट, सॉरी, ओके। राइट आंसर इज स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनंसिएटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। यह आपका सही आंसर है आर्टिकल 51A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द स्टेट वर्ड कहाँ यूज़ किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 12, ठीक है। वैसे कहीं कहीं पे आर्टिकल 8 या 1 होगा, बट आर्टिकल 12 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट? तो किस आर्टिकल के अंडर में हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 15, 32, 35 टू 26। यस, आपका राइट आंसर है आर्टिकल 226, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the governor to issue ordinances during recess of state legislature? जब स्टेट लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेचर है, जब कहते हैं ना रिसेस मतलब छुट्टी टाइप का चल रहा है, तो इस गवर्नर क्या है, उसमें क्या करता है? ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो किस आर्टिकल के अंडर में ये पावर मेंशन्ड है? आर्टिकल 210, आर्टिकल 211, 213, 214? यस, ये आर्टिकल 213 में मेंशन है, ठीक है। गवर्नर कैन इशू द ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो किस में मेंशन्ड है, किस आर्टिकल में? तो वो है आर्टिकल 131, ठीक है। 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में बताया, उसमें जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और दोबारा से पूछा गया है।
है ना। तो पार्लियामेंट के पावर, कौन सी पावर है या किस आर्टिकल में ऐसी पावर दी गई है कि वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। पर हमने बताया था कि ऐसा नहीं है कि हर टाइम बना सकता है, वो नेशनल इंटरेस्ट जब होता है जब बना सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 249। ठीक है, 249 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सीएजी को अपॉइंट करने की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की पावर होती है। वो किस आर्टिकल में मैंशनड है? आर्टिकल 147, 148, 149, 151। यस, क्या है आपका आंसर? यस, आपका आंसर है 148। मतलब आर्टिकल 148 के अंदर में ये पावर मैंशनड है या ये पावर दी गई है किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 30 किससे डील करता है या क्या बताता है आर्टिकल 30? क्या आर्टिकल 30 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस को बताता है? क्या आर्टिकल 30 राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन को बताता है? क्या आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा है बताता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। इसमें मेजॉरिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्या सोचा है आपने? यस, आपका सही ऑप्शन है। देखो यहाँ तो मेजॉरिटी है तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ये यहाँ एलिमिनेट हो गया। प्रोपेगेट रिलीजन ये किस में आता है बताइए? तो इसका ये भी एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। तो राइट आंसर कौन सा बचा? ये माइनॉरिटी आ रहा है तो सिंपल सा है, आर्टिकल 29 और 30 इसी से बिलोंग करते हैं। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के द्वारा बताया गया है? इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है? ये है आर्टिकल 343। ठीक है, 343 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनी विल हैज़ बीन डिफाइंड इन। मनी विल को कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? आपका ऑप्शन है 110, 111, 112, 130। कौन से आर्टिकल में है मनी विल? यस, मनी विल डिफाइंड है आर्टिकल 110 में। ठीक है, आर्टिकल 110 में मनी विल को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 111 में क्या है? असेंट टू बिल्स। ठीक है, कौन असेंट करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक। आर्टिकल 113 में क्या है? प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन दैट स्टेट सेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। बताओ कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि स्टेट सेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? आर्टिकल 36, 73, 24, 40। तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये किस में होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही मेंशन होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 36 से कहाँ तक आता है? 51 तक। तो इसमें से कौन सा एलिमिनेट हो रहा है? बी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये 24 भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? 36 और 40। आप 50-50 चांस खेल सकते हैं अगर नहीं पता है तो। आर्टिकल 40 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एन्जॉयज पावर टू विद होल्ड हिज असेंट ऑन एनी बिल। मतलब प्रेसिडेंट हैं, उनके पास पावर है कि वो किसी बिल को असेंट ना दें। ठीक है, विद होल्ड कर सकते हैं। तो वो किस आर्टिकल में ऐसी पावर मेंशन्ड है प्रेसिडेंट की? आर्टिकल 63, आर्टिकल 108, 109, 111। 111 तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो यहीं से। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा है?
सॉरी, ये एलिमिनेट नहीं करना था, वही बताया था कि असेंट किस में दी जाती है, आर्टिकल 111 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिव टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स वैलीज इज डन। ऐसा किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 260, 261, 262, 262 ही लिखा हुआ है इसमें भी। ठीक है, तो ये है इंटर स्टेट रिवर्स का जो होता है वो आर्टिकल 262 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनविसाज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत? किस पार्ट में मेंशन्ड है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत? बताओ, पार्ट 4, पार्ट 10, पार्ट 11 या पार्ट 12? यस, पार्ट 4 में मेंशन्ड है, सॉरी, पार्ट 4 में मेंशन्ड है 3 टायर ऑफ पंचायती सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज? जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, किस आर्टिकल में मेंशन्ड है ये? यह है आर्टिकल 312, मतलब 312। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मैटर पे कंसल्ट कर सकता है? ठीक है, तो वो आर्टिकल 129 है, 132 है, 143 है या 32 है? 32 हमने क्या बताया था? 32 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, ये तो एलिमिनेट कर दो, बचा अब इनमें से, बताइए। तो ये है आर्टिकल 143। ठीक है, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट? ये पूछ रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है जो प्रेसिडेंट को दी गई है? बताइए, आर्टिकल 51, 52, 53, 54? 51 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डीपीएसपी है, तो कौन सा आर्टिकल है बताओ? तो ये है आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इसमें ही मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल? इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर में मेंशन्ड है? आर्टिकल 321, 322, 323, 324? हाँ, आपका सही आंसर है आर्टिकल 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर हमको क्रिएट करनी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो किस आर्टिकल में ये पावर दी गई है या ये मेंशन है? बताओ, आर्टिकल 368, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आर्टिकल 69, 269, 169? कौन सा आर्टिकल है? ऐसा आपने सोच लिया होगा, ये है आर्टिकल 169। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the Constitution provisions lays down that taxes can neither be carried nor collected without the authority of law? ऐसा किस आर्टिकल में मेंशन्ड है बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के आप टैक्स न कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, न ले सकते हैं? तो किस में है? आर्टिकल 265, 266, 300, 368? तो ये तो आप एलिमिनेट कर दो, बचा इन तीन में से।
तो इन्हीं में से बताओ कौन सा आर्टिकल है। तो ये है आर्टिकल 265, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट में मेंशन्ड हैं? पार्ट थर्ड, 4A या 6? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो पार्ट थर्ड में क्या है मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फोर्थ में DPSP। पार्ट फोर्थ ए में है, तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स आर मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड शेड्यूल में क्या मेंशन होता है? थर्ड शेड्यूल में मेंशन है ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है। अब इसमें पूछा है कौन कौन से ऑफिसर्स की इसमें ओथ एंड अफर्मेशन मेंशन्ड है। CAG की मेंशन्ड है क्या? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। बताइए। यस, CAG की मेंशन होती है। ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की मेंशन होती है, तो मतलब 1-1 किस में आ रहा है? A, B एंड D। तो C तो एलिमिनेट हो गया। एक अटॉर्नी जनरल की होती है। ठीक है। एक होती है अटॉर्नी जनरल की, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? नहीं, अटॉर्नी जनरल की नहीं होती, सॉरी, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये हो गया 3 किस में आ रहा है? एक B में आ रहा है, एक D में आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया A। तो ये है ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर, 1 और 3, 1 एंड 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ यूनियन इंडियन यूनियन इज़ टू बी क्रिएटेड, ये कह रहा है इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज़ टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। अगर हमको कोई भी एक नया स्टेट बनाना है, ठीक है, तो उसमें से इनमें से कौन सा शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा? बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यूनियन एंड स्टेट किस में मेंशन्ड है? तो ये शेड्यूल 1 में है, तो इसी को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो फोर्थ शेड्यूल को पूरी तरह से डिफाइन करता है? फर्स्ट है, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। क्या ऐसा है? इट कॉन्टेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा है? इट कॉन्टेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इट अलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यस, इट्स द राइट आंसर, इट अलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। राज्यसभा की सीट्स अलोकेट होती हैं, इस शेड्यूल 4 है। ठीक। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई। 9th शेड्यूल किसके द्वारा एडिट किया गया? कौन सा अमेंडमेंट किया गया था 9th शेड्यूल को ऐड करने के लिए? बताओ। फर्स्ट, 8th, 9th, 42nd, कौन सा अमेंडमेंट था? बताओ। 9th शेड्यूल कौन सा अमेंडमेंट था? इसका राइट आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट। 9th शेड्यूल को क्या क्यों बनाया गया था? कि जैसे यूनियन को जब भी लगता था कि कोई भी लॉ ऐसा है जिसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? वॉइड कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है, तो वो क्या करते थे? 9th शेड्यूल में डाल देते थे। ठीक है। तो इसीलिए ये बनाया गया था, किसके द्वारा? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाई द फॉलोइंग आर्टिकल्स। किस आर्टिकल के द्वारा राइट टू इक्वलिटी दी गई है? बताओ। फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल के द्वारा दी जाती है।
बताओ। तो ये है आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी दी जाती है। तो आर्टिकल जो 14 है उसमें मेंशन्ड है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 वैसे ही न्यूज़ में चलते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 17 है, तो आर्टिकल 17 में क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जब जॉब वगैरह होती है उसमें इक्वलिटी होनी ज़रूरी। और 18 में क्या है, 18 में है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स होते हैं ना, शेख बहादुर, ये बहादुर, तो ये टाइटल जो होते हैं उनको अबॉलिश करना है, तो आर्टिकल 18 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है तो आर्टिकल 368 से करते हैं। तो ये पूछ रहा है इनसे रिलेटेड कौन सा सही है। तो ये है पहला ऑप्शन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास एट अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज। जब अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाए तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हम जॉइंट सेशन ले सकते हैं क्या, बताइए, जॉइंट सेशन ले सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग नहीं बैठा सकते। तो ऑप्शन ए गया 1 1, तो 1, तो इसमें तो पहली ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब ये दूसरा भी ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर आर्टिकल 368। मतलब क्या ये कंपलसरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा तो उसको असेंट देनी होगी प्रेसिडेंट को? यस, ये कंपलसरी है। थर्ड कह रहा है टू अमेंड 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज इसेंशियल। क्या 7th शेड्यूल को अमेंड करने के लिए क्या हमको हाफ ऑफ द स्टेट की भी असेंट चाहिए होगी? यस, क्योंकि उसमें रिलेशन किसका है, स्टेट एंड यूनियन का, तो स्टेट आ रहा है तो स्टेट को भी भागीदारी देनी पड़ेगी। फोर्थ है अ प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द पीपुल। ये कह रहा ओनली, जैसे ही ओनली आता है, अब ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो ओनली, तो मतलब ये थोड़ी ना है कि ओनली लोकसभा या राज्यसभा ही कर सकता है ना, दोनों को पावर होती है इसकी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया गलत, 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इन रिगार्ड टू द ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज़ के बारे में 6th शेड्यूल में जो कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव दिए जाते हैं, प्रोविज़न दिए जाते हैं, जैसे आप उनमें एंट्री नहीं ले सकते बिना परमिशन ऑफ यूनियन या गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो वो कौन से स्टेट हैं, तो इसको एक याद करने का मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, AMMT, इसको कहेंगे अमित, AMMT अमित। अमित मतलब A फॉर आसाम, M फॉर मेघालय, I फॉर मिज़ोरम, T फॉर त्रिपुरा। कौन से में आ रहा है ये, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसी में आ रहा है। और एक मैं लास्ट एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, वो ए से मैंने अरुणाचल प्रदेश बोल दिया है, बट वहाँ आसाम है, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना, आसाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट इज मैंसन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट में ऐसा मैंसन है कि स्टेट की ड्यूटी है कि पंचायत को ऑर्गेनाइज कराए, या मतलब उनको अपने यहाँ इलेक्शन वगैरह कराए, कौन से किस पार्ट में मेंशन है ऐसा? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो ये है पार्ट चैप्टर 4 में, ठीक है, चैप्टर 4 में ये मेंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, कौन से में, किस में है ये एंट्री? यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, या नन ऑफ दीज? एंट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस में है ये है स्टेट लिस्ट में, ठीक है, स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है 8th शेड्यूल में? बताओ, कौन सी लैंग्वेज नहीं है 8th शेड्यूल में? तो 8th शेड्यूल में नहीं है इंग्लिश, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज नहीं है? इंग्लिश नहीं है। संस्कृत है, हाँ। उर्दू है, हाँ। नेपाली है, हाँ। और कौन सी लैंग्वेज हैं? आसामीज़ है, ठीक है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से डील करता है? बताइए, ये कट कर लीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इससे डील करता है? ये क्वेश्चन गलत छप गया है, थोड़ा इसको छोड़ दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल फीचर ऑफ आर्टिकल 343 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 343 के बारे में पूछ रहा है ये। तो इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेंट्रल फीचर, कौन सा फीचर नहीं है? तो बताओ कौन सा फीचर नहीं है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, क्या ऐसा सही है? बताइए। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। थर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजेज विद इन स्टेट। फोर्थ है, इफ़ टू और मोर स्टेट्स एग्री, हिंदी लैंग्वेज शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स। बताओ इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो इसमें पूछा है नॉट सेंट्रल फीचर, तो आर्टिकल 343 का सेंट्रल फीचर कौन सा नहीं है? 1, मतलब हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 3, इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेज विद इन स्टेट, ये भी गलत है। और ये इफ़ टू और मोर स्टेट, ये भी गलत है, ठीक है। आंसर कौन सा है? 2 इज़ द राइट, मतलब कहने का मतलब आर्टिकल 340 इससे मैच करता है और ये मैच नहीं करते हैं, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन में यही पूछा है, नॉट पूछा है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन? अब ये बताओ, डिफेक्शन मतलब जो प्रिंसिपल मेंशन्ड है डिफेक्शन में, उसके आधार पे किसको रिजेक्ट किया जा सकता है, मतलब किसको निकाला जा सकता है। तो ऐसा किस शेड्यूल में मेंशन्ड है? ये पहले यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। इसका आंसर है 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में ऐसा मेंशन्ड है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं उसको, ठीक है। अगर कोई आदमी अगर इसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उसको पार्टी से निकाला जा सकता है, ठीक है। Which schedule of the Constitution of India contains the 3 lists that divide power between the union and state? इनमें से शेड्यूल में से कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसको यूनियन और स्टेट की पावर को डिवाइड किया हुआ मेंशन्ड है?
तो सिंपल सा है, मैंने अभी बोला था आर्टिकल वो शेड्यूल 7th, इसीलिए शेड्यूल 7th को जब अमेंडमेंट करते हैं हम तो उसमें स्टेट की भी भागीदारी होती है, मतलब 50% स्टेट का भी वोटिंग हमको चाहिए होती है जब अमेंड करना होगा तो 7th शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट के आधार पर हमको सही बताना है। स्टेटमेंट पहला है, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। क्या जैसे अगर कोई शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का आदमी कोई केस लड़ रहा है तो उसको फ्री लीगल एड दी जाएगी क्या? जैसे आप लोग वकील लेते हैं या कोई भी एडवाइस लेते हैं उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो क्या SC ST वालों को ऐसी फ्री लीगल एड दी जाएगी? ऐसा आर्टिकल में मेंशन है क्या 46 में? नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ। हाँ, ये तो अभी हमने पढ़ा था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 14 में ही मेंशन है, ये तो सही है। ठीक है, अब एक फर्स्ट वाले का बताओ सही है कि नहीं? तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 144 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन 3 स्टेट्स देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन charge of tribal welfare who may in addition in charge of welfare of the scheduled caste and backward classes. Which one of the following states in is not covered by the article? ये आर्टिकल इन स्टेट में से कौन से स्टेट्स को कवर नहीं करता है? अब जिस स्टेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे उसको तो कवर करेगा। तो हमने क्या पढ़ा है, मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा हैं, या तो इसको तो कवर करेगा। तो ये पूछ रहा है नॉट कवर। नॉट कवर तो झारखंड में भी हैं ST, ठीक है, उड़ीसा में भी हैं, तो कौन बचा इसमें? बचा बी, तो पंजाब। पंजाब में नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए इसको कवर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में। अब आर्टिकल 200 के बारे में बात चल रही है। गवर्नर ऑफ स्टेट में क्या क्या कर सकता है? विद होल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या विद होल्ड कर सकता है गवर्नर किसी भी बिल को अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो? ऐसा है आर्टिकल 200 में। रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब क्या उसको प्रेसिडेंट के लिए मतलब भेज सकता है उस बिल को। थर्ड, रिटर्न द बिल अदर देन अ मनी बिल, मतलब मनी बिल को तो असेंट देना ही पड़ता है, बट अगर मनी बिल नहीं आया तो क्या उसको रिटर्न कर सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ऐसा मेंशन है। तो आपका आंसर क्या है? सोचो और ऑप्शंस को पढ़ो। यस, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर। वो विद होल्ड भी कर सकता है और क्या कर सकता है, रिजर्व भी रख सकता है और क्या कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है अदर देन मनी बिल को। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 32 के बारे में बताया गया है इसमें से कौन सा गलत है, मतलब नॉट ट्रू? इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को रिट इशू करने के लिए? इट इज़, हाँ ये तो सही है। इट इज़ इंक्लूड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड इट इज़ देयर फॉर इट्स सेल्फ अ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, 3rd पार्ट में है तो ये फंडामेंटल राइट है, सही बात है, ये भी सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल इट द वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल के बारे में कुछ बोला था। ये क्या बोला था? वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला गया था इसको? क्योंकि ये आर्टिकल जब किसी भी आदमी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए बोला गया था अगर ये राइट चला गया लोगों से तो मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सर्वनाश हो जाएगा।
इसलिए इसमें ऑप्शन डी बचता है, तो यही गलत है। एन एग्रीव्ड पर्सन हैज़ नो राइट, मतलब नो राइट, हम कह रहे हैं राइट और ये कह रहा है नो राइट टू द कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन वायलेटेड। ये कह रहा है एन एग्रीव्ड पर्सन हैज़ नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन वायलेटेड। ऐसा नहीं है, आदमी जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन्स प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल। इस शेड्यूल के अंदर में सिक्स शेड्यूल, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सिक्स शेड्यूल के अंदर में कौन से स्टेट नहीं हैं। आसाम, हाँ मैंने बताया था कि कैसे याद करना है, AMMIT, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा। कौन सा है? आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, तो मिज़ोरम तो है नहीं इसमें, तो मणिपुर तो गड़बड़ हो गया, और त्रिपुरा, तो मणिपुर इज़ द राइट आंसर, तो यही नॉट कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऐसे कौन से दो आर्टिकल हैं जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला था? वेरी हार्ट एंड सोल, ठीक है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, तो यही आंसर इज़ द राइट। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है। रिट जारी करने के लिए इसमें हाई कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर दी रखी है, ठीक है। वो नॉर्मल रिट भी पावर वो कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट पे ही कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है, बताओ। फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? राज्यसभा से रिलेटेड है क्या? ठीक है, तो राज्यसभा में क्या बताता है ये? सीट अलोकेशन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें सही? अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज़ द राइट आंसर, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। सीट अलोकेशन किस में होती हैं? आर्टिकल शेड्यूल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्टेन्स, अभी हमने डिस्कस किया था। सेवेंथ शेड्यूल में क्या है? स्टेट, यूनियन एंड स्टेट के डिवीज़न ऑफ पावर दे रखा है, यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। इसलिए हमने बोला था कि अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट चाहिए होगा तो किसकी हेल्प से चाहिए होगा? स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। 50% ऑफ द स्टेट वोट करेगा, मतलब जब वोट मिलेगा जब ही ये पास हो सकता है। तो इसमें कौन सा है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसका आंसर कौन सा सही है? यही, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब इनकी पावर डिवीज़न है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो आर्टिकल 368 है वो किससे डील करता है? तो हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो आर्टिकल 368 यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा है? द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यही आंसर इज़ राइट। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसने में आता है? ये 360 में, ठीक है, आर्टिकल 360। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द, ये आपको आर्टिकल इसके बताने हैं कौन कौन सा आर्टिकल में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज पावर टू विद होल्ड हिज असेंट ऑन एनी बिल। कोई भी बिल है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है क्या कि उस बिल को क्या कर सकता है? विद होल्ड कर सकता है। किस आर्टिकल के अंदर में कर सकता है? तो आर्टिकल 111, ठीक है, 111 में ऐसा है। हम पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो अंडर विच वन ऑफ द, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट आर मेड। ऐसा किस में किया जाए? कौन से आर्टिकल में है? क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर क्रिएट भी कर सकता है और अबॉलिश भी कर सकता है, हटा भी सकता है। तो कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 168, 169, 170, 171। यस,
आपका टाइम स्टार्ट है। ये पहले भी मतलब क्वेश्चन आ चुका है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 169, ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंडर में नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज को अपॉइंटमेंट के बारे में दे रखा है? तो ये आर्टिकल हैं 338 एंड 338 ए, ठीक है, आर्टिकल हैं 338 एंड 338 ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन द लोक सभा हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर में ऐसा प्रोविज़न है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 331, 221, 121, 139। तो ये है आर्टिकल 331, ठीक है, एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, ठीक है। अभी इस साल अभी इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, शायद अभी नहीं रखते हैं। एंग्लो इंडियन को पहले 2 सीट लोकसभा में दी जाती थी, अभी एक भी सीट नहीं है इनके लिए रिजर्व। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन envisages a 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत किस पार्ट में है? तो ये किस पार्ट में है? 9th, पार्ट 9th। शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल 11th, ठीक है, शेड्यूल 11th, पार्ट 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, किस आर्टिकल के अंदर में ऐसा लिखा गया है? आर्टिकल 32 तो आपको पता है, वेरी हार्ट एंड सोल बताया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, 51, इन 3 आर्टिकल में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि DPSP से बिलोंग करते हैं, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। बताइए कौन सा है? यस, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स हैव बीन डिस्कस्ड अंडर। फाइनेंशियल रिलेशंस किस आर्टिकल के अंडर में स्टेट और यूनियन के बीच में रिलेशन डिस्कस किए जाते हैं? बताइए। आर्टिकल 168 टू 171, 268 टू 281, 278 टू 291, 289 टू 295। यस, आपका सही जवाब है आर्टिकल 268 टू 281, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस? किस आर्टिकल के अंडर में ऐसा है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? आर्टिकल 74, 78, 123, 123 क्लॉज 2। तो ये है आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123 के अंडर में ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, अभी डिस्कस किया था जस्ट 1 मिनट पहले। तो इसका आंसर है 11th शेड्यूल में क्या बताया था मैंने? पंचायती राज, और 9th चैप्टर में, ठीक है, 9th पार्ट में, ठीक है। तो ये पंचायती राज इज़ द राइट आंसर। म्यूनिसिपैलिटी कौन सा किस उसमें शेड्यूल में है, ये आपको कमेंट में बताना है। अब ये पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइजेज द स्टेट टू वर्क फॉर। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, बट इसका थोड़ा सा वर्जन चेंज कर दिया है, इसकी शक्ल चेंज कर दी है। पहले आर्टिकल पूछ लिया था, अभी क्या आर्टिकल में क्या लिखा है ये पूछ लिया है, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या लिखा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज एंड पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। हाँ, आपका जवाब क्या है? अभी पढ़ा था तो आपको पता होगा, आपने लगा दिया होगा। बी इज़ द राइट आंसर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज एंड पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंडर में क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है, बताइए किस आर्टिकल के अंडर में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 153, 154, 155, 156। तो ये है आर्टिकल 155 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये पूछ रहा है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इनमें से कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जा सकते। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इनमें से कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 14, 15, 19, 20, 21, 22, 20 और 21। तो आपका सही जवाब है आर्टिकल 20 एंड 22। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 22 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट। आर्टिकल 72 के अंडर में प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है, बताइए। पार्डन पावर है क्या, कौन सी पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स, रिमिशन, कम्यूटेशन, कौन सी पावर है प्रेसिडेंट के पास, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए कौन सी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास तो पार्डनिंग पावर भी होती है, रिप्राइव्स पावर भी होती है, रेस्पाइट्स पावर भी होती है, रिमिशन, कम्यूटेशन सारी होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मनी बिल। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा मनी बिल किस में आता है, आर्टिकल 110। ठीक है, आर्टिकल 110 में मनी बिल मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एज मेंशन्ड इन क्लॉज एफ ऑफ आर्टिकल 51A इज, बताइए। इसमें बताया गया है आर्टिकल 51A क्लॉज एफ में कंपोजिट कल्चर मेंशन्ड है। ठीक है, तो वो किसके बारे में है। ये है डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, द संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया, द वैल्यू इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम। ये कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, ये बताइए। तो कंपोजिट कल्चर का मतलब है यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन गलत मार्क हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उसको हम आगे सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन गलत मार्क भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमॉन्ग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, इनमें से कौन सी चीज़ें मेंशन्ड हैं। DPSP कौन से पार्ट में आता है, 4th में। इनमें से कौन सी चीज़ें मेंशन्ड हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हाँ ये तो है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस। स्मॉल फैमिली नॉर्म, क्या ये है कि नहीं, ये बताइए। ये है कि नहीं, ये नहीं है। ठीक है, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, क्या ये है, ऐसा मेंशन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया इसका सही, फर्स्ट और सेकंड इज़ द करेक्ट। तो ये हो गया बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग स्टॉप अटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग्स, मतलब प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर, इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया है कि कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर भारत का झंडा लगा सकता है। तो वो किस आर्टिकल के अंडर में ऐसा मेंशन्ड है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25। बताइए कौन सा आंसर है इसका।
आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए कि उसको झंडा फहराने का राइट है? तो ये है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? पंचायत पार्ट 9, म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B, ट्राइब्यूनल्स पार्ट 10। कौन सा गलत है? ये तो हमने पढ़ा है, पंचायत तो 9th में ही आता पार्ट में। ठीक है, अब इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। इसमें गलत है ट्राइब्यूनल, पार्ट 10 में लिख रखा है। ठीक है, और जबकि ये पार्ट कौन से में है? 14A। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स को 14A में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? ये पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के द्वारा चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। बताओ, आर्टिकल 163, 64, 165, 166? हाँ, आपका सही आंसर है 164। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल के अंदर में ओबीसी को जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया गया है वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द पंचायत? अब इसमें बता रहा है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को जो सीटें प्रोवाइड वो दी जाती हैं, रिजर्व सीट दी जाती हैं, किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? पंचायत में जो रिजर्व सीट दी जाती हैं वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 243 क्लॉज डी, 243 क्लॉज सी, 243 क्लॉज बी, 243 क्लॉज ए। तो ये है आर्टिकल 243 क्लॉज डी। ठीक है, प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इनमें से किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 200, आर्टिकल 300, 301, 310, 311। ये किस में है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज एम्बॉडीड इन इंडिया इन आर्टिकल 310। तो मतलब 310 में ये मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू पंचायत हैज़ बीन गिवन? ये तो अभी हमने किया है ना? तो ये कौन सा था? आर्टिकल 243A या 243D? बताओ कौन सा था? या 243B, 243C? इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? यस, आपका सही आंसर है आर्टिकल 243D। ठीक है, वहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, कुछ नहीं किया। ठीक है, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्ट्रिक्ट जज वाला जो टर्म है वो कौन किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 230, 231, 232, 233। तो ऐसा कहाँ मेंशन है? ये आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जज टर्म मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इज, मतलब जो प्रेस पे रोकथाम लगाया जाता है उसको सेंसरशिप बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है ये? सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख रखा है या प्रोहिबिट कर रखा है? जज्ड बाय टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, क्या इसको मतलब
समझदारी के हिसाब से मतलब जज किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस मेंशन इन आर्टिकल 19, क्या आर्टिकल 19 में मेंशन है रेस्ट्रिक्शन? स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आर्टिकल 31 में मेंशन है? यस, आपके सवाल जवाब का इंतज़ार है। हाँ, आपने जो जवाब दिया है वो सही है। जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक है, अभी भी जैसे होता है कभी कभी कि वैसे तो हमारे यहाँ प्रेस फ्री काम करता है, बट अगर ओवर काम करेगा तो उसको एक बार के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, मतलब उसको रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाएगा, कोई कमेटी बनाई जाएगी या किसी तरीके से रोका जाएगा उसको, क्योंकि अगर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो चीज़ गलत है। तो इसीलिए जस्ट बाई टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अभी यही इतने ही क्वेश्चन हैं आज के इस सेशन में। आगे आप इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर कभी भी आगे कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफाई सबसे पहले हो, आप सबसे पहले इसको इस इनिशिएटिव का लाभ उठा पाएँ। और हमारे चैनल को आप जाके विजिट कीजिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके काम आ सकते हैं या आपके किसी करीबी के काम आ सकते हैं, तो वो तैयारी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे भी हमारा आता है और हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी जाके देखें। और बहुत ही जल्द हम ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी फॉर सिविल्स।